और आज इंडिया 360 में वो कौन सी खबरें होंगी जिन पर रहेगा फोकस। न्यूज इन फोकस आज के शो की सबसे पहले बाद सरकार की हिदायत की कि आप बाजार में घटेंगे चावल के दाम, इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है सरकार की ओर से। तो ये क्या है फैसला सरकार का, ये निर्देश किसे दिया गया है, क्यों दिया गया है और क्या इस निर्देश के बाद वाकई में चावल के दाम घटेंगे, इस पर करेंगे पूरा विश्लेषण आगे। इसके बाद बात होगी एक बार फिर से कोरोना के उभरते हुए संकट की। एक नया वेरिएंट आया है जो चिंताएं बढ़ा रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, सिंगापुर, यूएस, करीब 40 ऐसे देश हैं जहां पर चिंताएं बढ़ी हैं। तो इसीलिए आज हम, क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आई है, केंद्र की ओर से राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई है, तो यही आज हम सवाल पूछेंगे अपने शो में कि क्या मास्क का टाइम आ गया। इसके अलावा आईफोन की अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास आईफोन है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार की एजेंसी सर्ट की तरफ से अब आईफोन और उससे जुड़े हुए जो डिवाइसेस हैं उनकी हैकिंग को लेकर एक चेतावनी जारी की गई है और यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। क्या कुछ कहा गया है इस चेतावनी में, इस पर बात करेंगे। और आपके पास अगर आईफोन है, सैमसंग पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपके पास अगर सैमसंग है या आईफोन है तो आपको क्या करना है, आज पूरी बात इस पर। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम, खबर है कि उसे जहर दे दिया गया है और उसकी तबीयत गंभीर है। तो क्या वाकई में डॉन का गेम ओवर हो गया है? आधिकारिक रूप से तो कभी इस बात की पुष्टि संभवतः हो ना पाए, क्योंकि पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है कि वो वहां है, पर फिलहाल जो खबरें आई हैं उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये है आज की न्यूज इन फोकस। और आज की कवर स्टोरी में हमारा पोल, आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस सवाल का हां या ना में जवाब देना है। और आज का सवाल है, सैमसंग के बाद आईफोन हैकिंग की सरकारी वार्निंग के बाद क्या कंपनियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हां और ना? ये है आपके लिए ऑप्शन। आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाना है और #ZeeIndia360 इसका इस्तेमाल करना है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, पोल ओपन है, जो भी रिजल्ट होंगे आपको दिखाएंगे आज इंडिया 360 में। और हाँ, हमेशा की तरह हम बोलते हैं, अगर आपने बहुत अच्छा कोई कमेंट किया है, कोई जवाब दिया है, कोई रिएक्शन दिया है, तो उसे भी हम समाहित करेंगे आज के शो में। तो बने रहिएगा हमारे शो में और इस पोल के नतीजे भी देखेंगे और साथ ही साथ करेंगे इसका पूरा विश्लेषण। और कवर स्टोरी से पहले जरा फटाफट देख लेते हैं आज दिन भर में कौन कौन सी खबरें छाई रही फटाफट अंदाज में। तो सुरक्षा चूक के मसले पर संसद में आज लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। हंगामा के चलते आज लोकसभा के 33 जी हां, और राज्यसभा के 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हंगामा करने वाले 33 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने सस्पेंड किया। इसमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। जी हां, इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 सांसद निलंबित किए गए थे। अब तक कुल 46 लोकसभा सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के निलंबित हो चुके हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए सांसदों में प्रमोद तिवारी शामिल हैं, जयराम रमेश हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, रामनाथ ठाकुर, मनोज झा, रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, महुआ माजी और शांतनु सेन भी शामिल हैं। सदन में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा चूक मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है। मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो पूर्व स्पीकर्स के जरिए ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है। सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही चर्चा होनी चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 1000 से ज्यादा पेज की है। सूत्रों का कहना है कि एएसआई को ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया था। इन सभी अवशेषों को भी कोर्ट में रखा गया है। हिंदू पक्षकारों ने सीलबंद कपड़े में रिपोर्ट पेश करने पर आपत्ति जाहिर की है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी दौरे के दूसरे दिन उमरा स्थित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। 20 साल में 100 करोड़ की लागत से यह मंदिर तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने 7 मंजिला मंदिर की दीवारों पर उकेरी अद्भुत नक्काशी देखी, फिर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए लोगों से आग्रह किया कि कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उनकी मदद करिए।
उन्होंने आज लोगों को 9 संकल्प भी दिलाए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए फंड जुटाने को लेकर कांग्रेस ने आज डोनेट फॉर देश अभियान लॉन्च किया। कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना 138वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना ज्यादा की राशि का चंदा मांगा जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अभियान को लॉन्च करते हुए खुद 1,38,000 रुपए डोनेट किए। यह अभियान फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है। 28 दिसंबर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से कम 138 रुपए चंदा देने की मांग करेंगे। एनआईए ने आज सुबह 4 राज्यों की 19 लोकेशंस पर छापेमारी की। ये रेड आईसिस नेटवर्क केस में के तहत की गई है। इन 19 लोकेशंस में कर्नाटक की 11, झारखंड की 4, महाराष्ट्र की 3 और दिल्ली की 1 लोकेशन शामिल है। बीते हफ्ते एनआईए ने महाराष्ट्र की 43 लोकेशंस पर रेड डालकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में एक आरोपी आईसिस मॉड्यूल का लीडर था और इस मॉड्यूल में नए लोगों की भर्ती करने का काम भी किया जाता था। इस रेड के दौरान एनआईए ने बड़ी मात्रा में कैश, हथियार, नुकीले औजार, संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स और कई डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने आईसीएमआर डेटा लीक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 महीने पहले 81 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाल दी गई थी। इन 4 लोगों को करीब 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मिले थे और जल्द ही पैसा कमाने के चक्कर में डेटा को हैक करने और उसे बेचने का फैसला किया। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। कोरोना एक बार फिर चर्चा में है और कारण है JN1 वेरिएंट। अब तक इसकी चपेट में 40 देशों के आने की खबर है। सिंगापुर में तो हफ्ते भर के भीतर 56,000 नए केसेस सामने आए। WHO ने कहा है कि वायरस लगातार बदल रहा है। इसे लेकर भारत में भी हलचल तेज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है और कहा है कि संदिग्ध मामलों में टेस्टिंग बढ़ाएं और पॉजिटिव सैंपल अगर आए तो केंद्रीय लैब को भेजा जाए। इसके अलावा मॉनिटरिंग के साथ साथ डेटा जो इकट्ठा आप कर रहे हैं उसको आप सेंटर के साथ भी साझा करें। तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक तरह से अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है ताकि कोई चूक ना हो जाए और समय पर सही कदम उठा लिए जाएं। रविवार को ही 335 के आसपास नए केसेस मिले थे और नए सब वेरिएंट को लेकर कर्नाटक सरकार ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। आज हम कोरोना के इन बढ़ते मामलों का विश्लेषण करेंगे। आए दिन ये जो नए नए वेरिएंट्स आ जाते हैं, थोड़ा चिंताएं में इजाफा कर देते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं, जानकारी आपको ज़्यादा देंगे और समझेंगे कि क्या मास्क का टाइम आ गया है या नहीं। पहले रिपोर्ट खास मेहमान के साथ लौट रहे हैं। दुनिया भर में कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी है। इस वेरिएंट की चपेट में लगभग 40 देश जूझ रहे हैं। यही नहीं, भारत में भी JN1 वेरिएंट का एक मरीज मिल चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 हो गई है, जबकि 5 लोगों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। हालांकि अब तक भारत में सिर्फ एक मरीज में ही JN1 वेरिएंट के लक्षण मिले हैं। JN1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले सिंगापुर से सामने आए हैं। यहाँ 3 से 9 दिसंबर के अंदर 56,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। यहाँ की सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी है। चीन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल से देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने JN1 वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी करते हुए ये भी कहा कि इस वेरिएंट से चिंता की कोई बात नहीं है, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अब ये भी समझ लीजिए JN1 वेरिएंट क्या है। दरअसल JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 को पिरोला के तौर पर भी जाना जाता है।
इसी वेरिएंट को JN1 वेरिएंट कहा जाता है। JN1 वेरिएंट से संक्रमित होने पर बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश की समस्या होती है। अगर आप में भी संक्रमण के लक्षण दिखाई दे तो तत्काल कोविड-19 टेस्ट कराएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं, खुद क्वारंटीन हो जाएं ताकि दूसरों में ये महामारी ना फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो ये बताएं कि ये क्या है ये JN1 और इतनी ज्यादा चिंताएं इसको लेकर क्यों हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम देख रहे हैं कि अभी लास्ट जो हमारा वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन था, और अभी पिछले कुछ समय से 1-1.5 साल से जो ओमिक्रॉन है उसी के सब वेरिएंट, उसी के सब लीनिएजेस, आप ये कहिए कि उसी की वंशावली ये चल रही है। अभी फिलहाल हमने जो लास्ट वेरिएंट देखा था वो BA.2.86 देखा था, उसी के अंदर फिर से एक बदलाव आया है जो कि अभी फिलहाल जैसे हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं। देखिए इसके बारे में ज्यादा बात इस वजह से की जा रही है क्योंकि इस वेरिएंट का जो बदलाव हुआ है, म्यूटेशन, वो इस तरह का है कि ये एक तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है, मतलब ये थोड़ा पहले से ज्यादा कंटेजियस हो गया है। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर में जिस तरह से बदलाव आया है तो सेल में इसकी एंट्री इजी हो जाती है और ये फिर रेप्लिकेट कर लेता है। तो इसलिए ये, हालांकि है ये VOI कैटेगरी में, मतलब हम WHO के हिसाब से जो कैटेगरी डिफाइन करते हैं, तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न वाला नहीं है। पर हाँ, क्योंकि ये कंटेजियस है और इसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, मतलब ये अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो भी आपको संक्रमण तो हो ही सकता है, अगर आपको नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसमें बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है, सीवियरिटी नहीं देखी गई है, ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कॉज कर रहा है। पर एक चीज यहाँ पर ये आती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कई तरह के रेस्पिरेटरी वायरस अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, जैसे RSV, या अभी चाइना में जैसा हमने देखा माइकोप्लाज्म निमोनिया। तो इस तरह के वर्ल्ड वाइड काफी सारे वेरिएंट सर्कुलेट होने की वजह से, और साथ में एक और वेरिएंट के अंदर इस तरह का बदलाव आने की वजह से, और साथ के साथ अगर हम देखें भारत की बात करें तो जैसे सर्दियों का मौसम है, इस समय कई तरह के रेस्पिरेटरी वेरिएंट होते हैं, और अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, क्रिसमस, न्यू ईयर। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना हम प्रिवेंटिव स्तर पे प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। देखिए, अभी जहाँ तक बात है, केरला में JN1 का मामला डिटेक्ट हुआ है, जैसा हमने आपको रिपोर्ट में भी बताया। लगभग 78 साल की ये महिला हैं जो कि सिंगापुर से आई थी, और सिंगापुर में जैसा हमने आपको बताया 54-55 हज़ार पर वीक केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा US की अगर हम बात करें तो अभी जो JN1 है ये 15 से 30% जो है टोटल केसेस में ये इस JN1 की भागीदारी है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया है कि इससे कोई सीवियरिटी हो गई हो। ये थोड़ा सा इन्फेक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी के मामले में आप जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये रिलेटिवली माइल्ड कहा जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पास्ट हमारा बहुत ख़राब रहा है कोरोना को लेकर डॉक्टर साहब, इसलिए कोई भी चांस नहीं ले सकते। जी जी, बिल्कुल, इसमें दो चीजें बस ध्यान में रखनी है। एक तो गवर्नमेंट के स्तर पे जैसे काम हो ही रहा है, सर्विलेंस को बढ़ा दिया गया है, और जहां पे क्लस्टर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे हमारा वही टेस्टिंग वाला, हमें टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हॉस्पिटलाइज केस हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव होके, तो उनका फिर जीनोम सिक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है कि कौन से वाले वेरिएंट की वजह से वो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है। और जैसे ओमिक्रॉन के अंदर हमने ये देखा था, या ओमिक्रॉन के अदर वेरिएंट्स में भी, कि नंबर ऑफ टेस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव ज्यादा बढ़ते हैं, तो वो उतना घबराने वाली बात नहीं है। हमें देखना होता है कि बीमारी की गंभीरता या हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए बहुत जरूरी है सर्विलेंस और जीनोम सिक्वेंसिंग। और व्यक्तिगत तौर पे तो जो ध्यान रखने वाली बात है, जो पहले से ही हम ध्यान रख रहे हैं, खास तौर पे जो कोमॉर्बिड लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और किसी भी तरह के लक्षण है तो आप जरूर एक बार अपनी जांच करा लें, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि आजकल कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा और किसी भी कोविड के वेरिएंट में आप डिफरेंशिएट सिम्टम्स पे नहीं कर सकते। तो खास तौर पे जो
बुजुर्ग लोग और कोमॉर्बिड है वो जांच करा सकते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन किसी भी तरह की ना करें, क्योंकि इस तरह की वायरल इलनेस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी आप क्लोज्ड ऐसे एरिया में जाते हैं जहां भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो मास्क का उपयोग के लिए हम फिर भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मास्क की एक ऐसी प्रिवेंटिव मेजर है जो आपको सभी तरह के रेस्पिरेटरी Absolutely. वायरस से यही प्रोटेक्ट था सर, यही था आज का हमारा सवाल भी। और जैसा आपने बताया कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो महिला केरला में जो पॉजिटिव आई हैं उनको भी जो ILI कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उसी के सिम्टम्स थे। तो वो सारे सिम्टम्स ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सामान्य सिम्टम्स ही हो सकता है आप कोरोना से ग्रसित हो। और इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, आपको बस जाके चेकअप करा देना है और उसको रिपोर्ट कर देना है। सिम्टम्स को भी रिपोर्ट करना है, क्योंकि आप केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई हैं कि सिम्टम्स को भी आप रिपोर्ट करें, तो उनका ध्यान आपको रखना है। सरकारी नियमों का आप पूरा पालन करें, ये हमारी गुजारिश होगी। और एक बार फिर से वही सवाल जो आज का हमारा टॉपिक भी है, भाटी साहब, क्या मास्क का टाइम आ गया? देखिए, मास्क का, जैसे कि मास्क को भी आपको एक हेल्दी हैबिट की तरह अगर आप उसको यूज करें तो वो अच्छा रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मास्क आपको रेस्पिरेटरी वायरस से प्रोटेक्ट करता है, वो आपको पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो खास तौर पे एल्डरली लोग या जिनको पहले से कोई सांस से संबंधित बीमारियां, वो लोग तो एटलीस्ट अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो उनको मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए। इधर 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस और फिर 31 दिसंबर, ये पूरा हफ्ता ऐसा है कि लोग सुनने वाले हैं नहीं। लोग जा रहे हैं, ऑलरेडी वेन्यूज़ बुक हैं, हम देख रहे हैं, हम रिपोर्ट भी चला रहे हैं, ओवर क्राउडेड हैं सारे के सारे जो स्पॉट्स हैं, भीड़ भाड़ बढ़ने वाली है। और साथ साथ में ये भी इन्फ्लुएंजा आ गया, ये भी नया वेरिएंट आ गया। तो मास्क के अलावा और अगर कोई ऐसी चीज़, हिदायत जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, जो कि पूरा दिसंबर का जो एंड वीक है उसकी प्लानिंग कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, आपकी जो प्लानिंग है वो ठीक तरीके से रहे। आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर कोई भी आपको किसी भी तरह की इलनेस होती है तो आप किसी भी तरह की फेस्टिविटीज को ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण है तो आप मास्क लगाएं, ताकि आप किसी और को, अपने परिवार या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को स्प्रेड ना करें किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, या किसी को भी आपकी फैमिली में है तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हैंड हाइजीन का बात ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप इस तरह की इलनेस से अपने आप को बचा सकते हैं, ताकि आप ठीक तरीके से अपने फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बार फिर आपको बता दें कि ये नया वेरिएंट है, नए वेरिएंट आते रहेंगे। WHO ने भी कहा है, डॉक्टर भाटी पहले भी आए कह के जा चुके हैं कि अब ये नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। इसमें केसेस की सीवियरिटी क्या होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की कितनी गुंजाइश है, ये सब स्टडी के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आपको सतर्क रहना है कोरोना काल के उन 2 सालों के अनुभव से। मास्क पहनने में कोई बुराई नहीं है, कोई उसके नुकसान नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए मास्क पहनिए। कम से कम जब तक ये नया जो वेरिएंट का सब कुछ चल रहा है तब तक तो ज़रूर पहनिए। तो मास्क का टाइम आ गया, क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, लेकिन डॉक्टर भाटी की सलाह के बाद हम ये क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। मास्क का टाइम आ गया है, कोशिश कीजिए मास्क पहनिए। और अब बात करते हैं आईफोन यूजर्स की, जिनके लिए एक चेतावनी जारी कर दी गई है सरकार की साइबर सिक्योरिटी जो वॉच डॉग है सर्ट की तरफ से। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो यही खबर आपके लिए है। सरकार ने आईफोन यूजर्स के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इससे पहले सैमसंग के लिए किया था। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट ने अपना तुरंत जो है यूजर्स को कहा है कि अपना फ़ोन अपडेट कर लीजिए। सर्ट ने कहा है कि एप्पल के iOS, एप्पल वॉच OS, iPad OS और एप्पल सफारी समेत ऐसे सभी डिवाइसेस के लिए ये चेतावनी है जो 17.2 से पहले के वर्जन पर चल रहे हैं। इस खामी का फ़ायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम तक पहुंच सकते हैं, फ़ोन तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले जैसा हमने आपको बताया कि सर्ट ने सैमसंग यूज़र्स के लिए भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया था। अब आपको करना क्या है, इस सिक्योरिटी अलर्ट का मतलब क्या है, इस पर विस्तार से आपको सारी जानकारी देंगे। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए।
सैमसंग के बाद अब सटिन ने एप्पल को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सटिन के मुताबिक एप्पल के सॉफ्टवेयर में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में हैकर्स यूजर्स का पर्सनल डाटा चुरा सकते हैं। सटिन के मुताबिक ये समस्याएं iOS, iPad OS, Mac OS, TV OS, Watch OS और सफारी ब्राउजर्स में हो सकती है। अगर इन खामियों को ठीक नहीं किया जाता है तो हैकर इसका फायदा उठा सकते हैं, आपका डाटा चुरा सकते हैं, जैसे कि आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी। आपके डिवाइस में मनमाना कोड चला सकते हैं, जिससे आपके डिवाइस को नुकसान हो सकता है या आपके डेटा को नुकसान हो सकता है। आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले कामों को निगरानी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हैकर से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसे भी जान लीजिए। यदि आप अपने डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर हैकर्स को आपकी डिवाइस में घुसने और आपके डाटा को चुराने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा डिवाइस को और सुरक्षित रखने के लिए आप 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी प्रोसेस है जिसे एक्टिवेट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आता है। OTP डालने के बाद ही आप अपने डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में 2FA को सिक्योरिटी के लिए काफी बेहतर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर वाली बात आई थी और अभी कुछ दिन पहले हम आपसे सैमसंग के बारे में भी बात कर रहे थे। अब सेम यही प्रॉब्लम आईफोन में भी एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हुई हैं, ये 0 डेज वल्नरेबिलिटीज होती हैं। इसका मतलब है कि इसके बारे में जो OEMs हैं उनको पहले से पता नहीं होता और इस वजह से वो पहले से फिक्स नहीं होती, अचानक से एक्सपोज होती हैं। लेकिन क्रिमिनल्स को इसके बारे में पता होता है और वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो जब ये 0 डेज वाला अलर्ट आता है तो इसका मतलब ये तय है कि इससे पहले कुछ लोगों को फोन हैक किए गए होंगे और ये वल्नरेबिलिटी उन फोन को हैक करने में यूज होगी, एक्सप्लॉइट की गई होगी ऑलरेडी, तभी एक्सपोज हुई है। अब तो पहले तो ये खतरा है कि कुछ लोगों के फोन ऑलरेडी हैक हो चुके हैं, तब जाके एप्पल को पता पड़ा और इस वजह से काफी सेंसिटिव। दूसरी बात कि ये सिर्फ फोन की वल्नरेबिलिटी नहीं है, इसमें एक कर्नल लेवल वल्नरेबिलिटी है और ये हर एक डिवाइस में, ये चाहे वो वॉच हो आपकी या जो भी मैक ओएस पर डिवाइसेस और हैं, आईपैड हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन्स हैं और कई सारे वर्जन्स पर है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी कॉमन वल्नरेबिलिटी है जो हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। अभी आपको याद होगा सितंबर में जो एक वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई थी 41991, 992, 993, ये 3 बड़ी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज थी, वो भी 0 डेज थी। तो सितंबर में एप्पल के डिवाइस पे आई थी और उसको फिक्स किया गया था। उस समय बड़ा नॉइज हुआ था कि ये इसकी वजह से काफी सारे लोग ऑलरेडी हैक हो गए। अब सितंबर को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फिर से अचानक से 3 नई 0 डेज वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई है। तो पहले तो लोग सबसे पहले तो अपना पैच अपडेट कर लें, जो भी एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट करें, ऑफिशियल लिंक से करें। इधर उधर से कोई व्हाट्सएप पे लिंक भेजे उसको कभी यूज ना करें, क्योंकि न्यूज में आ जाता है, लोग सोचते हैं पैच अपडेट करना है और उसका भी इस्तेमाल हैकर करेंगे। वो आपको एक मैसेज भेजेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल एप्पल का लगेगा कि सिक्योरिटी अपडेट है, अभी आपने न्यूज में सुना होगा, इसलिए इसको लिंक को क्लिक कीजिए, अपडेट कर लीजिए। पहले आपका फोन हैक नहीं हुआ होगा, अब हो जाएगा। तो कृपया ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा अलर्ट आ रहा है उसको वेरीफाई करें, एप्पल से ही है पहली चीज, या फिर एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए और वहां से अपडेट करें अपनी डिवाइसेस के पैच, किसी भी ओपन लिंक से ना करें। तो ये कर लेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे इन वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट, डेफिनेटली। दूसरी बात कि सिर्फ एप्लीकेशन या जो एक डिवाइस या 2 उस पर आपको हर डिवाइस पे अपडेट करना है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन वल्नरेबिलिटी। तो ऐसा ना हो कि आप फोन पे कर लें और वॉच अभी भी आपकी पुराना ओएस का वर्जन यूज कर रही है, तो खतरा उतना ही बना रहेगा। इस तरह लैपटॉप पे यदि अपडेटेड नहीं है तो खतरा उतना ही बना रहेगा। तो आपको सब जगह अपडेट करना होगा, तब जाके ये फिक्स हो पाएगा। बिल्कुल। अब आते हैं 0 डेज वाले पे। मान लिया कि 0 डेज वल्नरेबिलिटी है, नहीं पता मैन्युफैक्चरर को ये हो गया। अब ये अलर्ट तो एप्पल की तरफ से आना चाहिए था ना अमित जी, ये तो सर्ट जारी कर रहा है, हमारी सरकार जारी कर रही है, एप्पल ने तो जारी किया नहीं। क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल बिल्कुल, एप्पल ने नहीं जारी किया, लेकिन एप्पल ने फिक्स निकाल दिया। जैसे अलर्ट आने शुरू हुए, एप्पल ने तुरंत एक पैच दे दिया है
पर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पहले एप्पल को पता ही नहीं था। होता क्या है कि जितने भी ये सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम है दुनिया भर की, चाहे वो सर्ट यूएस हो, सर्ट इंडिया हो, या हर एक कंट्री का अपना सर्ट है, वो लोग डार्क वेब पर रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज है जो देश को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके बारे में अलर्ट दे दिया जाए। सर्ट के अलर्ट हर हफ्ते हर दिन रिलीज होते हैं। ये उसमें आइडेंटिफाई हुआ, वहां पता किया गया कि डार्क वेब पे इस तरह की वल्नरेबिलिटीज बिक रही हैं, तो फिर ज्यादा डीप डाइव किया गया तो पता पड़ा रही है। तो पहले सैमसंग का निकला, फिर एप्पल का निकला, अभी हो सकता है आपको अगले हफ्ते कुछ और निकले, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई एक वल्नरेबिलिटी आए तो पैनिक में लोग फिक्स करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद कई सारी वल्नरेबिलिटीज आने की उम्मीद होती है जो पहले से यूज हो रही होती है। लेकिन ये डेफिनेटली आपकी बात सही है कि सर्ट ने जारी किया और अलग अलग सर्ट ने निकाला, इसको रिलीज किया, उसके बाद एप्पल ने उस पर फिक्स किया और पैच अपडेट दिया है। अब आज के पोल पर आते हैं और यही सवाल मेरा अमित जी से भी रहेगा, लेकिन उससे पहले हमने दर्शकों से आज का जो सवाल पूछा था कि क्या वाकई में सैमसंग के बाद आईफोन का ये जो हैकिंग का मसला उभर कर सामने आया और सरकारी वार्निंग सामने आई है, इसके बाद क्या इन कंपनीज की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, लगभग हर किसी ने 96% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं तो इस तरह की वल्नरेबिलिटीज अगर आपके फोन में आ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिए, लेकिन कैसे जिम्मेदारी तय होगी, किस रूप में होगी, ये कोई नहीं जानता। ना बोलने वाले सिर्फ 3% हैं, हाँ बोलने वाले 96%। तो एकदम मामला क्लियर है। हर कोई यही चाहता है कि अगर ये फोन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो हैं ये सुरक्षा में इनकी सेंधमारी होती है तो जिम्मेदारी भी यही लें। पर जिम्मेदारी कैसे लेंगे अमित जी, और कौन फिक्स करेगा? देखिए, यदि आप कोई जेनरिक लॉ देखेंगे, लायबिलिटी किसकी बनती है, यदि आरबीआई की गाइडलाइन देखें, बैंक की गलती तो बैंक की लायबिलिटी और व्यक्ति की गलती तो व्यक्ति की लायबिलिटी। ऐसे में जब फोन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है और उस वजह से मेरा कोई नुकसान हो जाता है, डेटा चला जाता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, रेपुटेशनल लॉसेस हो जाते हैं, तो मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, मैंने तो कोई लिंक भी क्लिक नहीं किया, क्यूआर कोड भी स्कैन नहीं किया, कोई ओटीपी भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाएगा यदि फोन इस हद तक वल्नरेबल है और कोई अननोन कंटेंट आया और उस वजह से भी फोन कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो ये जो लायबिलिटी है पूरी तरीके से डिवाइस की बनेगी, क्योंकि इसमें यूजर ने कोई गलती की नहीं और यूजर को इस तरह से कोई लालच देकर या प्रलोभन देकर या डरा कर नहीं अभी एक्सप्लॉइट किया गया। वैसे होता है, उस केस में मैं बेनिफिट ऑफ डाउट डिवाइस को दे देता हूँ, जबकि उस केस में भी डिवाइस के ऊपर ही कुछ इंस्टॉल हो रहा होता है, डिवाइस को पता होता है कि ये गड़बड़ है और उस केस में भी डिवाइस अलर्ट दे सकती है कि ये चीज नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन चलिए, उधर यूजर ने सारे इग्नोर कर दिए जितने अलर्ट आए और उसके बावजूद कर दिया। यहाँ तो पूरी की पूरी जो वीकनेस है वो डिवाइस की है। तो मेरे ख्याल से लायबिलिटी यदि हम उसी लॉ को फॉलो करें जो हम फाइनेंशियल लॉ बैंक के लिए यूज करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेनन कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी। तो यहाँ टिपिकली डिवाइस साइड की गलतियां हैं और यूजर की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका नुकसान हो जाएगा और हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि 0 डेज है तो कई सारे लोग ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुके होंगे। तो ऐसे में पूरी लायबिलिटी डिवाइस साइड मैन्युफैक्चरर की बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने सिक्योर क्यों नहीं किया। यदि आप अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल देखें जो डीपीडीपी है, उसमें भी यही तय किया गया है कि मैं किसी भी कंपनी को डेटा दे रहा हूं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेटा को सिक्योर करें। यदि उस डेटा को सिक्योर नहीं करते हैं और उसकी वजह से मेरा नुकसान होता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी और काफी बड़ी पेनल्टीज है। आपको पता है 250 करोड़ तक की पेनल्टीज है। ऐसे केस में भी मेरे ख्याल से डिवाइस को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाकर पेनल्टी लगाई जा सकती है और वही कानून यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा कि मेरा डिवाइस का डेटा गया है, मेरी गलती नहीं थी, डिवाइस साइड वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई है, तो डेफिनेटली एप्पल हो या सैमसंग हो या कोई भी ओईएम हो, वो उतने ही लायबल होंगे और उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब देखते हैं ये, क्योंकि खामी जो है हमारे सर्ट ने उजागर की है, जैसा कि अमित जी ने जानकारी दी कि लगातार ये डार्क वेब में जाकर अपनी तरफ से रिसर्चेस करते रहते हैं और इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं और एडवाइजरीज जारी करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जैसा कि हमारे पोल में भी लोगों की इच्छा है कि भैया जिम्मेदारी फिक्स हो, तो ये कैसे फिक्स होगी, किस रूप में फिक्स होगी? देखिए, जानबूझकर तो कोई कंपनी ऐसा नहीं करेगी अब, लेकिन
अगर उनके उसमें खामी नजर आ रही है तो इस बात की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको, और कैसे वो दूर होगी इसके लिए आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करिए ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहे और साख भी इन OEMs की बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, अब आसान भाषा में दी, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी। और डेटा सेंधमारी की बात चली रही है तो इंटरनेट का दायरा जितनी तेजी से बढ़ रहा है ना, उतनी ही तेजी से ये हमारा संवेदनशील डेटा में सेंधमारी भी हो रही है और इसका अवैध खरीद फरोख्त भी हो रहा है। खासकर गैर कानूनी डील का सबसे बड़ा अड्डा बनकर उभरा है इस तरह की डार्क वेब, जिसके बारे में चर्चा भी हो रही थी। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ICMR के संवेदनशील डेटा को डार्क वेब पर बेचने का मामला उजागर किया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इन 4 लोगों ने जो जो बातें बताई हैं वो आपको भी चौंका देंगी। इंटरनेट का फैलता जाल, डिजिटल होती दुनिया, वेब पर संवेदनशील डाटा का खजाना। लेकिन अब इस डाटा में कोई सेंध लगा रहा है तो कोई इसे डार्क वेब पर बेचने की तैयारी कर रहा है। यानी हमारे डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस ने डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ICMR के डाटा बैंक से लीक हुए संवेदनशील डेटा को डार्क वेब पर बेच रहे थे। ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब डार्क वेब पर निजी जानकारियों की बेचने की कोशिश की गई। इससे पहले इसी साल अक्टूबर में भी अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म रीसिक्योरिटी की ओर से 81 करोड़ से अधिक भारतीयों के आधार और पासपोर्ट का डाटा डार्क वेब पर बेचे जाने का दावा किया गया था। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो कोना है जहां तमाम गैर कानूनी धंधे किए जाते हैं। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। एक अनुमान है कि इंटरनेट का करीब 90% हिस्सा छिपा हुआ होता है, यानी डार्क वेब होता है। जानकारों की माने तो लीक डाटा की खरीद फरोख्त का एक बड़ा अड्डा है डार्क वेब। इसके खतरे को देखते हुए सरकार भी एक्शन मोड में है और सतर्कता बरत रही है। कुछ संदिग्ध प्लेटफॉर्म और कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डार्क वेब पर नजर बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है। डार्क वेब में वो हर पेज आता है जिसे आम सर्च इंजन से नहीं ढूंढा जा सकता। डार्क वेब कैसे काम करता है और इसका कहां-कहां इस्तेमाल होता है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल इसमें VPN सहित ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है जिससे IP एड्रेस को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें Tor और ऑरबॉट ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो ब्राउजर हैं जिसमें परत दर परत चीजें छुपी रहती हैं। डार्क वेब पर ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट के अंत में .com या .in नहीं बल्कि .onion होता है। यानी जो भी डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है वो उस पर क्या कर रहा है, किस तरह की डील पक्की कर रहे हैं, इसका पता नहीं लग पाता। इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी, डिफेंस से जुड़ी गोपनीय जानकारी, लोगों से जुड़े डाटा की बिक्री जैसे अवैध गतिविधियों में किया जाता है। यहाँ जो डील होती है उसके लेन देन का जरिया क्रिप्टो करेंसी होती है। हैकर्स जो गैर कानूनी कामों में लिप्त रहते हैं उनके लिए डार्क वेब जन्नत की तरह है। इसकी ट्रेस नहीं हो पाने के चलते पुलिस उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। फिलहाल तो सरकार इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियां भी अवैध तौर पर डाटा की खरीद फरोख्त के मामले में नजर बनाए हुए है ताकि डार्क वेब के खतरों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कंज्यूमर से जुड़ी हुई कुछ खबरें ले लेते हैं। सरकार ने चावल की रिटेल प्राइस घटाने का आदेश दिया है और ये आदेश राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को दिया गया है। खाद्य मंत्री का कहना है कि FCI के पास चावल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आपको बताएं कि चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इस खबर पर और डिटेल के साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए क्या चाहती है सरकार और क्यों चाहती है?
देखिए दीपक, लगातार सरकार महंगाई को लेकर एक्शन कर रही है। कई सोर्सेज से, कई लोकेशन से प्राइसेस पे मॉनिटरिंग कर रही है और इस मॉनिटरिंग के दौरान ही सरकार को ये पता चला कि देश में चावल का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कई जगहों पर कीमतें बढ़ रही हैं। लिहाजा सरकार ने अपने स्तर पर कई सारे एक्शन लिए थे, जैसे कि स्टॉक लिमिट लगाना, एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाना, बासमती के एक्सपोर्ट पर MEP लगाना, इवन FCI के गोदाम से OMSS के जरिए सरकार गेहूं और चावल जारी भी कर रही थी और बड़ी मात्रा में ये स्टॉक रिलीज भी किए गए। बावजूद उसकी कमी नहीं देखी गई। आज फूड सेक्रेटरी की अध्यक्षता में खाद्य मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कि इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सारे लोग थे, एसोसिएशन के लोग थे और उनसे साफ शब्दों में ये कहा है कि ये जानबूझकर की गई मुनाफा वसूली है और इसको तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जो मॉनिटरिंग में निकल कर आया है वो ये है कि चावल का पर्याप्त स्टॉक है, बावजूद इसके रिटेल में कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसके पीछे ज्यादा मार्जिन लिया जा रहा है और अगर ये प्रैक्टिस तत्काल प्रभाव से बंद नहीं होती है तो आप पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये साफ शब्दों में इसलिए कहा है क्योंकि सरकार का कह रहा है कि हमारे पास, यानी कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, मार्केट में पर्याप्त स्टॉक है, कीमतें वही है, लेकिन रिटेल पैकेट्स पर वो दामों को बढ़ाकर बताया गया है। यहाँ तक कि जबरदस्ती कमी दिखाकर रिटेल में जो खुले में बेची जा रही चीजें हैं उनके भी दाम बढ़ाए गए हैं। लिहाजा ये प्रैक्टिस तत्काल प्रभाव से रोकने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सख्त एक्शन लेगी और ये तत्काल प्रभाव से कीमतें कम करने की जरूरत है। जो हमें जानकारी एसोसिएशन की तरफ से मिली है, उनका कह रहा है कि जो नया माल रिलीज होगा उस पर तो कम कीमतें हो जाएंगी, लेकिन बाकी रिटेल की कीमतें लास्ट माइल तक पहुंचने में अगले 1.5 से 2 दिन लग सकते हैं। यानी कि अच्छी खबर है, लोगों को आने वाले दिनों में चावल की कीमतों में राहत देखने को मिलेगी और ये राहत लगभग 15 से 28 रुपए तक हो सकती है। दीपक, अरे वाह, 15 से 28 रुपए तक सस्ता हो सकता है चावल। 1 से 1.5 दिन का समय लगेगा। मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंटेशन में ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। तो जैसा अमरीश बता रहे हैं, तो चावल के दामों में अब फेस्टिव सीजन आप कह लीजिए, ये पूरा का पूरा क्रिसमस का वीकेंड भी आने वाला है, न्यू ईयर भी आने वाला है और सस्ता चावल अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या। मेरे साथ अमरीश बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे दूसरी खबर पर बातचीत करने के लिए। और खबर यह है कि IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। अमरीश मेरे साथ बने हुए हैं। अमरीश, क्या है इस बिल में वो हाइलाइट्स जो एक आम आदमी को ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, आम आदमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो टेलीकॉम जो अभी तक सेक्टर था हमारा, वो लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए जो कानून है वो लगभग 138 साल पुराना है और उस कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि टेलीकॉम, मोबाइल, इंटरनेट, OTT जैसी चीजों को रेगुलेट करने की कोई शर्त, कोई बात रखी गई हो। लिहाजा सरकार के पास ये जरूरत आन पड़ी थी कि इसमें संशोधन करने के बजाय पूरे नए सिरे से पूरे सेक्टर को ध्यान में रखते हुए और आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून बनाया जाए और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये नया कानून पेश किया है। अगर हम कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो इसमें सबसे बड़ी जो बात कही गई है वो ये है कि ग्राहक के हित को लेकर सरकार के पास तमाम वो अधिकार होंगे जिससे कि वो ग्राहक को ज्यादा फैसिलिटीज, उसकी जो जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है उसकी ज्यादा जो वजह है वो सरकार ग्राहक को उपलब्ध करा पाए। इवन अगर कंपनी ये कहती है कि वो 5G का उपयोगिता दिखा रही है, 5G की सर्विसेज दे रही है, बावजूद उसके ग्राहक के पास वो सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो ग्राहक के पास ये अधिकार होगा कि उस कंपनी के खिलाफ शिकायत करे और उसके एवज में अपने लिए कुछ अन्य सुविधाएं भी ले सकती है। यहाँ तक कि सरकार ने इसमें ये भी प्रावधान रखा है कि कंपनियों पर जो जुर्माना है वो और बढ़ाया जा सकता है, जो कि पिछले जो ड्राफ्ट बिल था उसमें नहीं था। ड्राफ्ट बिल से एक और परिवर्तन सरकार ने इसमें ये किया है कि ट्राई के अधिकारों को कम करने की जो बात कही गई थी, सरकार ने इस बिल से वो क्लॉज हटा लिया, यानी कि ट्राई के पास पर्याप्त अधिकार रहेंगे टेलीकॉम कंपनियों पर एक्शन लेने के लिए। इसके साथ साथ सरकार ने इसमें लास्ट माइल तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट को, ब्रॉडबैंड को ज्यादा प्रसारित करने के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो नीलामी की बजाय बांटने की बात कही गई है। यानी कि
सरकार ये चाहती है कि डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा गया है, डिजिटल इंडिया को जो कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए किसी भी एंड पर कमी न हो और लास्ट माइल तक इंटरनेट 5G स्पीड तक, 6G स्पीड तक पहुंच सके, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। एक और जरूरी बदलाव सरकार ने इसमें किया है कि ट्राई का जो अध्यक्ष है, जो कि अमूमन सरकार खुद चुन कर देती थी, अब कंपनियां अपने स्तर पे चुन सकेंगी और वो निजी क्षेत्र से भी आ सकेगा। तो कुल मिलाकर सरकार पूरे टेलीकॉम सेक्टर को एक कॉम्पिटिटिव सेक्टर बनाना चाहती है और एक ग्लोबल बेंचमार्क स्टेटस लेकर आना चाहती है, ताकि किसी भी देश या फिर विदेशी कंपनी भी अगर भारत में आके सर्विसेज चाहती है, ग्राहक का अधिकार इसमें और सुदृढ़ होगा। ट्राई जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अधिकार और सुदृढ़ होंगे तो वो ग्राहक के हित में ज़्यादा अच्छे फैसले ले पाएगी। सैटेलाइट कनेक्शन जैसे इसमें बात कही गई है, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के बड़ा शानदार ये बिल है, इसके प्रोविजंस भी अच्छे हैं। हालांकि जब फ्लोर पर आएगा इस पर बहस होगी, अपनी अपनी बातें लोग रखेंगे, पक्ष विपक्ष के लोग, तो और डिटेल्स आएंगी। पर बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आज की, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के प्रोविजनल आंकड़े सामने आ चुके हैं और जी बिजनेस की खबर पर लगी है फिर से मुहर। ताज़ा डेटा के मुताबिक इनकम टैक्स मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एडवांस टैक्स कलेक्शन का जो है इनकम टैक्स का, उसमें करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। और यही नहीं, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 17% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और नेट डायरेक्ट कलेक्शन में भी 21% का उछाल दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी तरुण शर्मा ज़्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तरुण, बताइए, आपने कुछ दिन पहले रिपोर्ट फाइल की थी, लगभग वही डेटा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बधाई, आपकी खबर पर मुहर। क्या कहते हैं ये डेटा? बिल्कुल दीपक, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो पहली बात आपका धन्यवाद। हमने शनिवार को ये बता दिया था कि किस तरीके का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, एडवांस टैक्स में किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वैसे ही ग्रोथ आज सीबीडीटी ने पब्लिक कर दिया है इस डेटा को और हमारी खबर एक तरीके से पूरी तरीके से सही हुई है। लेकिन अब ये है कि इस डेटा का क्या यूज हो सकता है, क्या मायने हैं, उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि एडवांस टैक्स नंबर्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर है। इसी के बेस पे बजट का एक आंकलन किया जाता है कि किस तरीके की आगे की ग्रोथ रह सकती है। दिसंबर का एडवांस टैक्स का नंबर सभी जो लोग बजट बना रहे होते हैं उनकी नज़र में होता है और इसी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है। अब जिस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट जो है वो एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, क्योंकि वोट ऑफ अकाउंट तो है लेकिन चुनाव से पहले वाला साल है, तो ऐसे में सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में यदि 20% के आसपास की यदि ग्रोथ वो देख रही है तो एक अच्छा खासा एक स्कोप है सरकार के पास कि वो एक पॉपुलिस्ट बजट ला सके, जो खर्चा है वो बढ़ा सके, कुछ ऐसी स्कीम्स को लॉन्च कर सके जिससे जो बजट है वो कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट बनाया जा सके। तो उस लिहाज से ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं उसके नंबर्स भी ऑलमोस्ट 1.65 लाख करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हर महीने हम देख रहे हैं। तो ऐसे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का अच्छा होना फिस्कल प्रूडेंस की एक एग्जाम्पल सेट करता है। और दूसरी तरफ यदि आप बजट की तैयारी कर रहे हैं तो बजट में आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आम आदमी, आम इंसान को या आम नागरिक को फायदा हो और साथ ही पॉपुलिस्ट मेजर्स भी सरकार के हाथ खुले हैं, वो कुछ फैसला बजट के अंदर। बिल्कुल सही आपने कहा। सीधा मतलब ये है कि सरकार की कमाई बढ़ रही है, सरकार की झोली में आ रहा है ज्यादा पैसा भर के डायरेक्ट कलेक्शन से या इनडायरेक्ट कलेक्शन से। बजट सामने है तो ये पैसा शायद जनता को पास ऑन हो योजनाओं के रूप में। ये है कहानी का लब्बो-लुबाब। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। बाजार में आज तगड़ी मुनाफा वसूली हुई। बाजार के प्रमुख इंडेक्स पिछले हफ्ते के नए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद आज लाल निशान में बंद हो गए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 169 अंक गिरकर 71,315 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 अंकों की कमजोरी के साथ 21,419 रुपए पर आ गया। बाजार पर सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर में दर्ज की गई, जबकि मीडिया, मेटल, फार्मा सेक्टर में खरीदारी रही।
सूरज एस्टेट डेवलपर्स का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। निवेशक इसमें 20 दिसंबर तक पैसा लगा पाएंगे। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 340 से 360 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का इरादा इस आईपीओ के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने का है। आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं, ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। रियल एस्टेट सेक्टर ही मजबूत नज़र आ रहा है, अच्छे बुल रन में है, तो सेक्टर की तेज़ी का फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। दूसरा, प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों से उनका इस रियल एस्टेट कारोबार का अच्छा गहरा अनुभव है। मुंबई सेंट्रिक है कंपनी की। ये खास बात ये कि मुंबई के कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ही इनका बिजनेस है, तो रीडेवलपमेंट में इनकी महारत है, क्योंकि ये भी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का जो हमारे पास है वो अच्छा है, इंप्रेसिव है, और वैल्यूएशंस रीजनेबल है। थोड़ा बहुत इन्होंने लिस्टिंग पर हल्का फुल्का गेंस का स्कोप रखा है, हल्का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है कंपैरेटिवली लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में लिस्टिंग ठीक है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव में 1-2 चीज़ें हैं जो बड़ी नेगेटिव है। एक पहली चीज़ तो है कि रियल एस्टेट का इनका जो कारोबार है पूरे देश का नहीं, सिर्फ मुंबई का। यहाँ का मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है, और स्पेशली रीडेवलपमेंट वाला मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी समस्या थी जिसके लिए आईपीओ लेकर आ रहे हैं वो ऊंची ब्याज दर, और इसीलिए 400 करोड़ का जो फ्रेश इशू आ रहा है उसमें से मैक्सिमम तो वो पैसा लोन चुकाने में ही लगाएंगे। उसी से बेसिकली 40-50 करोड़ रुपए शायद उधर ही बचा लेंगे। पैसा लगाने की राय हमारी रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए आज से, और थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 साल में जो कुछ और प्रोजेक्ट्स 3 से 5 साल में इनके जो आने वाले हैं उससे ग्रोथ आती दिखेगी। 340 से 360 रुपए का प्राइस बैंड है, छोटा इशू है। 400 करोड़ का मार्केट के पे आप देख रहे हैं 1600 करोड़ का, तो वो एक्शन बनने की संभावना यहाँ पे आप इनकार नहीं कर सकते। उस लिहाज से आपको पैसा लगाना है। और आज से एक और आईपीओ मुथूट माइक्रोफिन भी निवेश के लिए खुला है। मुथूट माइक्रोफिन का प्राइस बैंड 277 रुपए से 291 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं चाहिए, इस आईपीओ में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का साफ तौर पर कहना है कि छोटे लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनएसई के निवेशकों को आईपीओ के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने आईपीओ के लिए कई शर्तें रखी हैं। क्या हैं ये शर्तें और इन शर्तों को पूरा करने में कितना लंबा वक्त लग सकता है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश कुमार। एनएसई के आईपीओ को लेकर हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि रेगुलेटर की तरफ से 3 अहम शर्तें रखी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि एक्सचेंज की टेक्नोलॉजी जो है वो और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी की गुंजाइश नहीं बचे। दूसरी जो अहम शर्त है वो है कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिस तरह से पहले जो चीज़ें हुई उनको देखते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ज़्यादा मजबूत करने और बेहतर बनाने की शर्त जो है एक रखी गई है। साथ ही जो तीसरी और अहम शर्त है वो ये है कि जो एनएसई के खिलाफ बहुत सारे रेगुलेटर की तरफ से जो कानूनी मामले शुरू किए गए थे उन सब का निपटारा होना ज़रूरी है। तो जहाँ तक बात है कि जो सबसे अहम शर्त थी कि तकनीकी तरह से मजबूत होना एक्सचेंज का, तो उसको लेकर बहुत सारा काम जो है एक्सचेंज की तरफ से किया जा चुका है, वो एक बड़ी समस्या नहीं है। दूसरी बात जहाँ तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है तो वो पहले ही काफ़ी ठीक ठाक किया जा चुका है, और अब जो बहुत सारे ऐसे लोग थे एनएसई में जिनकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई या जिनके ऊपर आरोप लगे, ऐसे बहुत सारे लोग एक्सचेंज से या तो रिटायर हो चुके हैं या एक्सचेंज में अब नहीं हैं। तीसरी जो बात है कि जो कानूनी मामले हैं, तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, एक मामले की सैट में सुनवाई चल रही है। बाकी जो छोटे और मामले हैं उनको निपटाने के लिए एनएसई की तरफ से खुद ही कंसेंट की अर्जी यानी पैसे भरकर मामले को निपटाने की अर्जी दी जा चुकी है। लेकिन जो कानूनी मामला है वहाँ पर एक रास्ता ये भी होता है कि अगर रेगुलेटर चाहे इजाज़त दे तो कोई भी कंपनी उसके बारे में जो मामले चल रहे हैं उसके बारे में सारा डिस्क्लोज़र देकर आईपीओ ला सकती है। तो एक तरफ से कहें कि मैनेजमेंट जो है एनएसई का वो चाहता है कि आईपीओ आए, निवेशकों के शेयर लिस्ट हों और वो जिन्हें एग्ज़िट चाहिए एनएसई से उन्हें एग्ज़िट मिल पाए। तो ये पूरी कोशिश जो है वो नए मैनेजमेंट की तरफ से जारी है, लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं रेगुलेटर की तरफ से उनको भी पूरा किया जाना ज़रूरी है।
इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। #ZEindia360 याद रखें और अपनी राय और सुझाव ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।